नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनटीपीसी का एग्जाम कल से प्रारंभ है। 5 तारीख से आपका पेपर है और पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को इस पेपर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप में से जितने सदस्यों का पेपर है उन सभी का पेपर सबसे बेहतर हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों के लिए जो चल रहा था प्रयास मेरा, वो भी मैं अब उस लेवल पर लाके रोका हूं कि जहां तक मुझे संभावना है कि इस प्रयास से आपको काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा। जितने लोगों ने रेगुलर भी यहाँ पर वीडियोस देखे होंगे उन्हें काफी आइडियाज मिले होंगे, काफी टॉपिक समझ में आए होंगे और सवालों की एक अच्छी खासी श्रृंखला भी आपने प्रैक्टिस में रखी है। मैं कुछ 10 महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से आज उनको जोड़ूंगा जिनका कल पेपर है, अर्थात 5 तारीख को पेपर है। उन सभी सदस्यों के लिए मैं यहाँ पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सत्र को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से इस वीडियो सेशन से जुड़े, देखें सभी 10 सवालों को और इसको अपनी तैयारियों में शामिल करें। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें से कुछ ना कुछ अंश जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। आइए, 10 सवालों की श्रृंखला को हम लोग यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण सवाल के रूप में कंसिडर कर रहे हैं और यह एग्जाम के सवाल हैं और यह रिलेटेड सवाल हैं, एक पैटर्न सवाल है और रेलवे की परीक्षा के अनुसार लिए गए सवाल हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण मान करके, एग्जाम के लिए गेस मान करके इन सॉल्यूशंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल आता है, इलेक्शन का क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% मत प्राप्त करता है, ठीक है, और वह क्या करता है, 35,640 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी? यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं था, इनवैलिड नहीं था, सभी मतदाता ने मतदान किया था। हम किसी भी जगह के टोटल वोट की काउंटिंग को 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। कुल मतदाता ही 100% थे। अक्सर सवाल ये होते हैं कि कुछ मत अमान्य हो गए, कुछ नहीं पड़े, या पड़े भी तो इनवैलिड हो गए। उसके बाद जो मतों की काउंटिंग होती है उसमें अगर 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हो रहा है तो जो उम्मीदवार 50% से अधिक मत पाएगा वही जीतता है। अब यहाँ पर इस 100% में कोई भी मत अमान्य नहीं, अर्थात सभी के सब मतदाताओं ने मतदान किया है। एक उम्मीदवार को 62% मत मिला। अब 100 में अगर एक को 62 मिलेगा तो अगले को 38% मतदान उसकी तरफ गया, उसके फेवर में गया। ये पहला उम्मीदवार था और यह दूसरा था। जो 50% से अधिक पाया है वही विनर है, अर्थात ए विनर है और बी जो है हारा हुआ उम्मीदवार है। दोनों के बीच हार जीत का जो मार्जिन है वो इन परसेंटेज के अंतर की वजह से है। 12 से 8 4 होता है, 5 से 3 2 होता है। ये 24% कारण बन गया, यही मार्जिन है जिसकी वजह से पहला जीता है, दूसरा हारा है। सवाल कहता है कि वह 35,640 मतों से चुनाव जीता है, जो कि यहाँ पर 24% से इंडिकेटेड है, अर्थात मैं इसको लिखूंगा 35,640। अब यहाँ से हमको कुल मतदाता अर्थात 100% की गणना करनी है। 24% का अगर मान दिया है तो आपको 100% निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, मैं डायरेक्टली तुलना भी कर सकता हूँ या सीधा सीधा मैं 100% पर आपको लेके जाता हूँ। 12 दूना 24 होता है, बगल बगल हम काट सकते हैं। 12 दूना 24 होता है, 24 11 और 1 1 6, 12 9 108 होता है, 12 7 84 ये हो जाएगा। 2 से और एक बार इसको काट दिया, इसी को काट दे, कोई बात नहीं, 50 हो गया। 50 का गुणा इसके साथ कर दीजिए, 2970 है, गुणे हमने 50 कर दिया, 0 0 2 बढ़ गया, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 की 8 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, 1,48,500 ऑप्शन नंबर डी। यही कुल मतदाता थे जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है। तो चुनाव के सवालों के इस लेवल को, इस रीजन को आपको जरूर समझना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सबको ये सवाल स्तरीय समझ में जरूर आया होगा। दूसरा देखिए, बहुत शानदार सा एक आपका नंबर सिस्टम या कुछ पैटर्न का है या कुछ लॉजिक का सवाल है। सवाल क्या कहता है, x प्लस वाई दो टर्म है जिनका जोड़ 11 है। सवाल ने कहा कि -1 की पावर अगर x है, ठीक है, प्लस 1 की पावर y है, तो यह किसके बराबर होगा। जैसे आप लोग देखिएगा, यह किसके बराबर होगा ये हमको बताना है। जहां पर x और y को पूर्ण संख्या माना गया है, तो पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, w से डिनोट करते हैं, इसका मान 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब हमको कहा गया दो नंबर्स हैं जिनका जोड़ 11 है। अब जिनका जोड़ अगर 11 है तो वो नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं, 11 और 0 भी हो सकते हैं, 1 और 10 भी हो सकते हैं। पूर्ण है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, बट 0 के साथ यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट हो सकता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर इसने लिखा -1 की पावर x प्लस 1 की पावर y, हमको कहा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें ऐसे टर्म सोचने पड़ेंगे, ऐसे नंबर निर्धारित करने होंगे जिसके माध्यम से इन कैलकुलेशंस को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज दिमाग में रख लो इसको करने से पहले कि -1 की पावर जो n होता है वो आपको दो रिजल्ट देता है, या तो +1 देगा अर्थात 1 देगा, या तो -1 देगा। उसका कारण ये होता है कि n अगर एक सम संख्या है तब तो +1 आएगा, और अगर माइनस विषम संख्या है तब तो -1 आएगा। ठीक है, सम संख्या पर +1 आता है और विषम संख्या पर कितना आता है, -1 आता है। इसको दिमाग में रखिएगा।
अब हम लोगों को यहाँ पर इस कॉम्बिनेशंस के लिए देखिए कौन कौन से पॉसिबिलिटीज अपने पास आ सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि एक वैल्यू कोई भी 0 हो सकती है, तो अगली 11 हो सकता है पलट जाता, इधर 11 होता उधर 0 होता, कोई फर्क की बात नहीं। ऐसी कंडीशंस में अगर मान की बात करो, जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि अगर हम y का मान 0 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका मान हमने 11 मान लिया, तो -1 की पावर आपको 11 मिल गया। -1 की पावर 11 तो निश्चित तौर पर यह -1 हो गया, और किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो इस हिसाब से यह मान 0 भी होना चाहिए, और 0 ऑप्शन में है डी। लेकिन और भी मान हमारे पास है, उनके माध्यम से और थोड़ा सा कैलकुलेशंस की तरफ अगर हम चलते हैं, देखिए जैसे मैंने इसको कहा कि 1 है और इसको मैंने कहा 10 है। इस कंडीशन में देखिए क्या हो सकता है, 1 और 10 के लिए अगर हमने कहा 1 है तो यहाँ पर -1 की पावर 1 का मतलब 1 का -1 ही होगा, और किसी की पावर अगर 10 लगा है तो 10 ही होगा, 10 में से 1 घटेगा ना, किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीजों को बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये जाकर के सवाल आपका हल हो पाता है। उनके हिसाब से अभी तक 0 आया है। और भी टर्म हम लोग यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2 और 8। देखिए एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, अच्छा एक चीज सोचिएगा, सॉरी ये मैं जो आपको लिखा हूं 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 तो पावर लगी है। अब अगर 10 पावर, जैसे मैंने कहा ना, अगर हमने -1 की पावर 1 लगा दिया, तो मान तो भाई -1 की पावर 1, क्योंकि 1 ऑड है तो वैल्यू -1 आई। बट अगर 1 की पावर हमने 10 लगा दी है, कोई भी पावर आप सबको इतना दिमाग में रखना है कि +1 की पावर कुछ भी n लिख दीजिए, इसका मान 1 ही आने वाला है। अगर हम 10 लगा देंगे पावर, तब भी +1 होगा, तो 1 से 1 निकलेगा तो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको कंफर्म हो गई है। इसी तरह से और पॉसिबिलिटीज की बात करो, जैसे हम रिवर्स भी अगर कर दें, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा बताएं। -1 की पावर अगर 10 होगा और +1 की पावर आपका अगर मान लीजिए 1 होगा, तो इस केस में मान तो आपका +1 हुआ और ये भी +1 हुआ, तो 1 + 1 आपका 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बात किया जाता है, जैसे यहाँ पर 2 की भी संभावना बन रही है, 0 की भी संभावना बन रही है। तो इस कंडीशन में ऐसे सवालों को जब आपको फेस करना हो, तो यहाँ पर कूट के कॉन्सेप्ट आते हैं, मतलब जैसे इसमें से पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इस आधार पर ऐसे सवालों का उत्तर अपने को देना पड़ता है। तो मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको रिलेट करिए, देखिए अगर हम इसी तरह से मैं प्रेफरेंस दूंगा 0 को, अगर 0 को इसलिए दूंगा क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि 0 पर ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है। हालांकि 11 होने की वजह से यहाँ पर हम कुछ और भी सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको 2 रख लिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर तुरंत हमने कितना कर दिया, यहाँ पर हमने 9 रख दिया। अब 2 अगर रखा तो ये +1 होगा, ये आपका +1 होगा, ठीक है, तो 1 + 1 यहाँ पर मान 2 भी हो सकता है, तो 2 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन जैसे इस तरह के सवालों को कैसे बना के देता है कि पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। ऐसे में अगर हम 2 पर जा रहे हैं और 0 पर जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है, आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई और ऑप्शन आ रहा है तो उसको भी देखिएगा। मैंने इस सवाल को केवल और केवल कॉन्सेप्ट के लिए रखा है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, उसके आधार पर इसका उत्तर आप फिक्स करिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, जो कि सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। बिल्कुल लगाइए ऐसे सवाल का उत्तर और श्योर करिए, अगर केवल इनमें से कोई एक ही होता तो हम उसी को आंसर मान लेते, उसी को मानते। यही आपके इस सवाल का आंसर बन रहा है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अगर हम 20,000 में जोड़ते हैं तो वह संख्या 12 से, ठीक है, 15 से और 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जो संख्या 12 से कटे, 15 से कटे और 25 से कटे, ऐसी संख्या अपने को ढूंढनी है। और जोड़ना किसमें है? 20,000 में। और क्या जोड़ना है? मिनिमम जोड़ना है, सबसे छोटा जोड़ना है। तो 12 से कोई तभी कटता है जब वो 4 से कटता है और 3 से कटता है। 4 से कटने का मतलब अंतिम के 2 अंक 4 से कटते हैं, और 3 से कटने का मतलब सभी अंकों का जोड़ 3 से कटता है। इसके अलावा 5 और 3 से कटे, 5 या 15। इसके अलावा देखिए 25 का मतलब होता है अंतिम 2 अंक 25 से कटे, अंतिम जो 2 अंक हो वो 25 से कटे। अब देखिए रखने को सबसे मिनिमम के तौर पर हम 100 रख सकते हैं। अगर हमने 100 रख दिया, 100 रखने का फायदा देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात, इसका जोड़ कितना आएगा? 20 100 आ जाएगा। अंतिम के 2 अंक 00 है तो 4 से कट गया, और अंतिम के 2 अंक 00 है तो 25 से भी कट गया, 5 से कट ही गया। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 और 1 मिलकर 3 होता है, 3 से कट ही गया। आगे की और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हम 100 पर ही जाएंगे क्योंकि 100 को रख देने से हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही है। तो इसलिए हम और किसी को सोचने की जरूरत हम नहीं रख रहे हैं। हम केवल तीसरे सवाल का राइट सोल्यूशन क्या लगा रहे हैं? डी ऑप्शन लगा रहे हैं। 100 इसके लिए हम करेक्ट आंसर ले रहे हैं, तो 100 आप लोग लगाइएगा। ये सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा और करिएगा। इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। जैसे क्या लिखा है? 28 गुणे 8 है, ठीक है, गुणे 988 दिख पा रहा है आप लोगों को। डिवाइड किससे करना है? रूट 2704 है, ठीक है, 2704 है, बराबर y + 649 है।
मुझे y की वैल्यू बतानी है कि y का मान क्या होने वाला है। आइए ट्राई करते हैं, इसकी वैल्यू देख कितना हो जाएगी। सब लोग सबसे पहले देखिए 2704 का वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पर बॉड मास भी लग रहा है और एक अननोन आपको दिया है, सिंपली उसी का आंसर हमको बताना है। सबसे पहला काम मुझे 2704 का वर्गमूल करना है। जब भी इस तरह की संख्याएं हो, जैसे 2704 है तो वर्गमूल करते समय अंतिम के 2 अंक अलग कर लेते हैं। कर दिया। 4 के लिए आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो 2 का वर्ग 4 होता है या तो 8 का वर्ग 64 होता है। अंत में 2 आएगा या तो 8 आएगा। 27 के लिए एक नंबर सोचिए जिसका वर्ग 27 हो या उससे कम हो, तो 5 मिला, 5 का वर्ग 25 होता है। लेकिन डाउट ये है कि हम 52 ले कि 58 ले। इसके लिए मैंने सोचा 5 के वर्ग में मैंने 5 जोड़ा तो 25 5 30 बड़ा हो गया, तो मैं छोटा लूंगा। तो इसका मतलब हम समझ गए कि इसका जो रियल स्क्वायर रूट होगा वो 52 होगा। अब 52 है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। 988 है, करेक्ट है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है बताएं, 28 है। और सामने कितना है बोलिए, y प्लस 649 है। 649 है। तो हम लोग क्या करें, देखिए काटते पीटते जो पॉसिबिलिटी बनती है उसको हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे क्या हम इसको भाग करें, समझ रहे हैं ना, 4 से भाग कर सकते हैं। 13 छंगे 78, 13 सते 91, 91 7 होता है, बिल्कुल 13 से कट रहा है। 13 4 बार गया, 13 सते 91 होता है और 13 छंगे 78 होता है, करेक्ट है। 4 से डिवाइड कर दिए 19 होता है। ये हो गया आपके सामने। अब हमें गुणा ही करना है, समझ रहे हैं, गुणा ही करना है। गुणा करके तब हमें जोड़ना घटाना है। आइए 8 8 कितना होता है, 8 8 64 की 4 हासिल से, 8 दूना 16, 4 16 6 22, 16 6 22, 224 से गुणे 19 करना है। 19 चौके 76 होता है, कैरी 7, 19 दूना 38, 7 45 की 5 हासिल 4, 19 दूना 38, 38 4 कितना होता है 42, और बराबर कितना है y प्लस 649 है। आप इसको इससे घटा दें, इसको खत्म करें, यहां से 649 घटा देते हैं। 16 से 9 7 होता है, शून्य हो गया। इसके अलावा आप देख पाते हैं 12 से 6 6 होता है और 3 3 6 0 7 है। 3 6 0 7 ऑप्शन नंबर सी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सी ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं। करेक्ट कैलकुलेशन, करेक्ट आंसर। और आपको इस तरह के सवालों पर भी बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। एनटीपीसी के इस तरह के सवाल अक्सर प्रेफरेंस देता है, इस तरह के सवालों को पूछता है। ये देखिए अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है और इसमें जो आपको एक बेसिक आइडेंटिटीज पर बिल्कुल कमांड होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी आधार पे जा रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। मैं इसको रिलेट कराता हूँ। जैसे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग लिख सकते हैं। अब आपका समीकरण देखिए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है और सामने कितना है, एक्स की पावर 4 है प्लस वाई की पावर 4 है। लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देखो पैटर्न के हिसाब समझो, फिर वही चीज लगेगा। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा। और ऑलरेडी देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है। अब यही पर फिर से एक बार वर्क कर दीजिए, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 के वर्ग का मतलब 4 की पावर 2, मतलब 4 गुणे 2, तो एक्स की पावर ये 8 हो जाएगा और वाई की पावर भी कितना हो जाएगा 8। एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, ऑप्शन नंबर आपके सामने कहाँ है, बी में है। तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन आप लोग लगाइएगा, करेक्ट आंसर आपको दिखेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फिर इसके साथ किया तो मतलब फिर से 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, आप सबको पता है। और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया तो आपको 2 दूना 4 मिलेगा। ये मत सोचिए 4 चौके 16 कुछ लोग के दिमाग में आएगा, देखिए ऑप्शन पहला लिखा ही है। लेकिन आप समझो हम क्या करते हैं, जैसे हमको लिखना है एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर करूंगा माइनस वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर करूंगा, तो 4 चौके 16 नहीं हो रहा है, एक्स की पावर 8 होगा माइनस वाई की पावर कितना होगा 8। पावर मल्टीप्लाइड होता है, जैसे आपको इतना समझना होगा, ए की पावर अगर m है, की पावर n है तो ए की पावर m। बहुत सारे लोग इसमें गलत कराएंगे, 16 लगा कराएंगे, ठीक है, 16 गलत हो जाएगा पूरी तरह से अगर आप करते हैं तो। एक पाइप जो होता है किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है जो कि किसी टंकी में लगा हुआ है ऊपर की तरफ, उसको अगर मैंने खोल दिया तो टंकी पूरी तरह से 7/4 घंटे में भर सकती है, इसको समझिएगा। जबकि दूसरा पाइप क्या करता है, टंकी को 21/8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, एक नीचे तली पे लगा होगा और 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, केवल 2/3 खाली था, मतलब पूरा 1/3 भरा हुआ था, 2/3 खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, अब कितना समय लगेगा अपने को ये बताना है, मतलब अपने को 2/3 ही भरना है, पूरा नहीं भरना है। देखो एक पाइप है, पीस का नाम है, भरने का काम करता है, 7/4 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है। दूसरा है खाली करने का काम करता है, जिसका नाम क्यू है, अगर हमने ऐसे जनरेट कर दिया 21/8 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। हमें टंकी की क्षमता मात्रा लेनी होगी और मात्रा क्षमता के लिए घबराना नहीं है। ऐसी संख्या सोचिए जो 7 से और 21 से, 4 को नीचे दिमाग में मत सोचिए, कंफ्यूज मत होइए। 7 से कटे और 21 से कटे तो वह 21 ही लीटर हो गई। तो अपने को टंकी की क्षमता कितनी दिख रही, 21 लीटर टंकी की मात्रा। अब यह क्या करेगा,
अगर 21 लीटर की क्षमता वाली टंकी है तो उसको यह 7/4 घंटे में भरता है। तो कितना, जैसे अगर हम ये सोचे कि हर घंटे कितना पानी डालता है, 7 से भाग करिए, 3 चौके 12, हर घंटे वह 12 लीटर पानी डालता है। दूसरा क्या करता है, कहता है कि हम 21/8 घंटे में खाली कर देंगे। तो 21 एक 21 मतलब 8 घंटे में खाली करने की, मतलब हर घंटे 8 लीटर ये पानी निकाल पाता है। ये 12 डालता है, 8 निकालता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो दोनों एक साथ काम करने का मतलब आप खुद समझ गए कि 1 घंटे में कितना पानी ठहरेगा, 4 लीटर। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी ठहरेगा। 21 लीटर की टंकी है अपनी, ठीक है, 21 लीटर की। और इस 21 को हमने क्या किया, इसकी 2/3 हिस्से को देखा तो 2/3 किया, 3 सत 21 अर्थात कितना होता है, 14 लीटर की आवश्यकता है अपने को। और 14 लीटर को भरने के लिए इसने कहा कि हम 4 लीटर हर घंटे पानी डालते हैं। दोनों जब मिलते हैं तो 4 ही लीटर ठहरता है। तो 14 को मैंने 4 से भाग किया, 2 दूना 4 होता है, 2 सते 14, 7/2 अर्थात 3 घंटे, मतलब 3.5 घंटे आप कर सकते हैं, 3.5 घंटे बोल सकते हैं, वर्बल बोल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में देखिए कैसे दिया, उसी हिसाब से आंसर देना होगा। 3 घंटा तो पूरा लेना ही लेना है, 0.5 का मतलब आधा घंटा, तो आधा घंटा कहीं है 30 मिनट। हाँ, बी ऑप्शन अगर आप लगाएंगे तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग छठे सवाल का राइट सोल्यूशन देख सकते हैं। सातवां, इनमें कौन सा बेहतर है, किसके लिए बेहतर है बताइए। यहां मेंशन करता है कि कौन सा बेहतर, मतलब ग्राहक के लिए बेहतर है। भाई बेहतर किसके लिए, अगर दुकानदार के लिए पूछेगा तो बहुत अजीब हो जाएगा। हमने कहा कौन सा बेहतर, मतलब ग्राहक की बात कर रहा है, ऐसे पूछता है तो ग्राहक के लिए कौन बेहतर होता है बताइए। जो अधिकतम डिस्काउंट होता है, अधिकतम, वही ग्राहक के लिए बेहतर होता है। ठीक है, मैंने देखा कि एक छूट है 10% और 20%, ठीक है, और एक छूट है 20% और कितनी है, 10%। अब इन दोनों में कौन बेहतर है ग्राहक के दृष्टिकोण से। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी क्रमिक छूट, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड डिस्काउंट, सतत छूट कहते हैं, क्रमिक छूट कहते हैं। और सतत छूट में याद रखिएगा, अगर डेटा सेम है, दोनों में डेटा सेम है लेकिन क्रम बदला है तो कोई फर्क नहीं होता है। दोनों की जो इक्विवेलेंसी होती है, समतुल्यता होती है, वो समान होती है। अर्थात चाहे ग्राहक के दृष्टिकोण से देखिए चाहे दुकानदार के दृष्टिकोण से देखिए, दोनों छूट समान है। किसी के लिए हम लोग यहाँ पर कोई हम परसेप्शन पर जा नहीं सकते अलग निगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से। हमने कहा कि दोनों छूट समान है, अगर हमको कहीं पर मिलती है तो हम दोनों में से किसी एक को प्रेफर कर लेंगे। जैसे अगर हमने कहा किसी वस्तु की प्राइस 100 है, 100 की प्राइस को अगर हम 10% और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद सोचे तो कितना बन जाएगा। तो 10% छूट करेंगे तो 90/100 होगा, 9/10 कर दिया। और 20% छूट मतलब 1/5 कर दिया। 10 पचे 50, 50 दूना 100, तो यहाँ से मिलेगा ये कितने में समान, सोचिए। अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा 50, भाई हमने 100 का सामान था, छूट के बाद अगर हम लोग 1 सेकंड जिस छूट की वैल्यू ही कैलकुलेट करिए, हमने कहा 100 है, 100 था, छूट देखो कितना होगा, 10% मतलब 1/10 कर दो, और 20% 1/5 कर दिया हमने, ये 50 दूना 100। अर्थात अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, 2 रुपए की। जैसे छूट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 10% की छूट हुई, आप देख पा रहे हैं 10% मतलब 1/10, ठीक है, 1/10 कर दिया। 20% 1/5 होता है, 10 पचे 50, 50 दूना 100, करेक्ट है। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग 100 पर 20% और 10% करें तो सेम वही चीज आएगा ना, 5 कर दिया और 1/10 कर दिया। 10 पचे 50, इसमें भी देखिए 50 दूना 100। आपको समझ में आई होगी बातें। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि हम लोग डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं और दिमाग सेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि छूट को हम लोग कैसे बराबर की तरह सोच रहे हैं, बराबर की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जैसे 10% और 20% की क्रमिक छूट को हम लोग बेसिकली छूट के रूप में जो समतुल्यता की बात करते हैं, भाई यहाँ पर क्रम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं कि 2 छूटें अप्लाइड हो रही हैं, एक छूट के बाद दूसरी छूट लग रही है। हम फिलहाल समतुल्यता की बात कर रहे थे, तो हमको ये लग रहा है एकदम क्लियर, आप समझ लो कि यहाँ पर दोनों छूटें क्या है, समान है। ऐसे कभी 3 का भी दे देता है तो आपसे वही पूछता है जो हमने आपको बताया। त्रिकोणमिति का सवाल है, बेसिक त्रिकोणमिति की जो आइडेंटिटी हो हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसे tan थीटा का मान अपने को दिया है और 1/sin थीटा, और 1 माइनस रूट के अंदर sin थीटा और 1 प्लस रूट के अंदर sin थीटा की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। यहाँ पर कोई रिलेशन तुलना तो है नहीं, सिंपली देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, अगर हम समकोण त्रिभुज में हैं, ये 90 डिग्री है और इसको थीटा कह दीजिए, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और जिस पर थीटा बना होता है वो बेस होता है। और हम सबको आइडिया होगा कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, करेक्ट है। परपेंडिकुलर अपान बेस तो मतलब यह 8 है और यह कितना है बताएं, 15 है, यह 8 है 15 है। इस हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो यहाँ पर यह वैल्यू कितनी हो जाएगी बताएं, √8 का स्क्वायर होगा प्लस 15 का स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको तैयार करना चाहिए, 225
289 होगा, 289 का मतलब इसका वर्गमूल हो जाएगा 17, अर्थात यह लेंथ आपकी 17 है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहती है 8 और 15 के साथ 17 का रिलेशन कर्ण के रूप में होता है। अब हमको देखो 2 की जरूरत है साइन की, मतलब बेसिकली अपने को साइन थीटा की नीड है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, मतलब परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनिस अभी अभी हम लोगों ने निकाला 17 है। ठीक है, आइए हम ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा। अंडर रूट कितना होगा 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 8/17 है। नीचे गए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा मतलब 8/17 है। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते 17 में से 8 निकलेगा 9/17 आएगा। ठीक है, 9/17 रूट एक ही साथ हम लोग लगा सकते हैं, गुड़े इसको भी सोचिए 17 के 17 8 25, 25/17 तो 17 ऊपर गया और 25 नीचे आया। 17 17 से खत्म हुआ तो रूट 9 के अंदर 25/9/25 हुआ। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का 5, 3/5। राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए बन रहा है 3/5, करेक्ट है। तो 8वें सवाल का सही उत्तर आपका 3/5 है। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि दो त्रिभुजों के दो शीर्ष एक ही वृत्त के व्यास पर लगते हैं। करेक्ट है, एक ही वृत्त के व्यास पर दो त्रिभुजों के दोनों शीर्ष लगते हैं। अब इसको समझना पड़ेगा आपको कैसे फिगर बनेगा। समबाहु त्रिभुज आप समझ रहे हैं कैसे बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक ही वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, 64 पाई है, तो हमसे पूछा है त्रिभुज की भुजा क्या होगी। उस समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं हमको। जैसे एक समबाहु त्रिभुज का मतलब सबको आइडिया है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। लेकिन अगर हम फिगर को समझें कि समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनता है कि त्रिभुज के जो दो शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब आपके वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स हैं, किसी एक ही वृत्त के व्यास पर लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया आप खुद समझ गए होंगे। व्यास का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो भुजा होती है ना, ये भुजा देखिए ऐसे बनी होगी, ऐसे। अब इसको आप ऐसे सोच लीजिएगा, ये देखिए ऐसे ऐसे कुछ बनी होगी। ठीक है, उसी के व्यास से बनाई गई है। तो इसका मतलब जो इसके व्यास का आधा होगा, मतलब रेडियस, जो इस वृत्त का रेडियस होगा वही इसकी आधी भुजा होगी। तो इसका मतलब हम जो कह दे कि जो इसका व्यास होगा ना वही समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी, इसका व्यास। और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया 64 पाई दिया है। 64 पाई एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर आपको 64 अगर पाई दिया है तो पाई पाई से खत्म कर दे, आर बराबर 64 होगा, आर बराबर 8 हो गया। अगर आर 8 है तो इसकी भुजा कितनी हो गई पता है, 8 + 8 होगी, अर्थात 16 होगी। 16 होगी। और 16 को हम लोग जैसे हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज की भुजा ही पूछा है, तो त्रिभुज की भुजा बेसिकली 16 आ गई। तो 16 इसके लिए राइट सोल्यूशन पहले ऑप्शन में होगा। अगर यहीं पर हमसे पूछता कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया होता है √3/4 ए वर्ग, ए वर्ग। तो इसका मतलब ये हो जाता √3/4 ए वर्ग मतलब 16 × 16। ठीक है, 16 × 16 तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 √3 हो जाता। उस समय कब हो जाता बताइए, जब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाता। फिलहाल हमसे नहीं पूछा था, जो पूछा था हम लोगों ने इसको कंफर्म कर दिया, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। एक पिरामिड का आधार एक आयत है। पिरामिड क्या बनता है आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले पिरामिड है, पिरामिड का आधार एक आयत है। और ये देखिए ये उसका शीर्ष बिंदु ले लीजिए, यहाँ से हाइट देखिए जैसे तराजू नहीं होती है, सेम उसी तरह से पिरामिड का कॉन्सेप्ट होता है। ये पिरामिड है बेसिकली। ठीक है, जैसे हमने एकदम ऐसे पड़ जो होता नहीं, जो आपने झूला देखा होगा, झूले में जो पट्टी होती है वो आपकी आयताकार होती है, उसके चारों तरफ कॉर्नर पर पॉइंट लेकर के ऐसे ले जा करके जोड़ दिया जाता है, तो उसी को झुलाया जाता है। झूला आपने देखा होगा बनता है ऐसे, वो बेसिकली पिरामिड ही बनता है। एक आधार पर एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 और 12 है। लंबाई 16 है और चौड़ाई 12 है। यदि दाएं आयताकार पिरामिड के सिर से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई, जो पार्श्व किनारे बने हुए हैं, पार्श्व किनारे का मतलब दिस लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ, ये लेंथ जो आपकी दी है वो आपकी 26 सेंटीमीटर है। करेक्ट है। तो पिरामिड का आयतन मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से कोई भी पिरामिड का जो आयतन होता है वो हमेशा 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है पता, ऊंचाई। तो अपने को यहाँ पर आधार के क्षेत्रफल में दिक्कत नहीं है, 16 × 12 है ही है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इस हाइट से मतलब है। हाइट को पता करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर ड्रॉप आप देख पा रहे हैं। और ऐसी केस में हम लोगों को जैसे ये बताना है ना, जैसे आपको मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपको क्लियर हो जाए, जिससे जैसे हमने आपको जो झूले वाला कॉन्सेप्ट दिया कि झूले वाले कॉन्सेप्ट के झूले के आप सेंटर पर बैठे हो, एकदम केंद्र पर, केंद्र से अगर आप सोचो कि एकदम किनारे जाएं तो उसकी जो लेंथ कितनी बनेगी बताएं। ये अगर 16 है तो कितनी होगी, 8 होगी। करेक्ट है, ये 8 होगी। और जहां पर हम पहुंचे किनारे पर, वही किनारे से अगर सोचो स्लैंट हाइट गई हुई है,
स्लैंट हाइट कितनी गई बताएं, यहाँ पर 26 गई है, जो जाके वहां पर पॉइंट पर मिला रही है। अब ऐसे में हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज के आधार पर हम लोग सोचते हैं कि लेंथ आएगी, जैसे हम कर्ण का उपयोग करेंगे, जैसे ए 8 हो गया और ए लेंथ आपकी बेसिकली 26 है, हालांकि इस कोने से गई है, इस कोने से गई है। हम इस कोने से सोचेंगे कि यह लेंथ कितनी है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, इसको आपको समझना होगा। जैसे अगर हम 26 के हिसाब से चलते हैं तो 26 तो भाई देखो, जैसे हम क्या है, हम सेंटर पर खड़े हैं, सेंटर से जो पॉइंट मिला रहा है वही हाइट है, बट सेंटर से हम कितनी दूरी पर किनारे में जा सकते हैं, जैसे उसके लिए हमें यहाँ पर इस लेंथ को देखना पड़ेगा। ये लेंथ समझ रहे ना, ये लेंथ, तभी जाकर के सेट होगा, तभी जाकर के समझ में आएगा। हालांकि वो कोण समकोण ही बनेगा, क्योंकि ये वाला कोण तो समकोण बन रहा है। अब हमको इस लेंथ को कैसे कंफर्म कर पाऊंगा मैं, क्योंकि यहां से गई है स्लैंट हाइट ना, इसके लिए हमें इसका विकर्ण चाहिए। और विकर्ण क्या होगा बताइए, विकर्ण हो जाएगा जो इसका है आधार का, वो विकर्ण होगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। करेक्ट है। 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, और 12 कितना होता है बताएं, 144 होता है। तो जोड़ने पर यह 400 आएगा, तो 400 का मतलब यह 20 हो गया विकर्ण। अगर 20 हो गया तो यह लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ए वाली लेंथ, क्योंकि हम कोने पर 10 हो जाएगी। समकोण त्रिभुज यहाँ माना जाएगा, होगा ही समकोण त्रिभुज। ये 10 हो गया, ये 26 है, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी पता है, पाइथागोरस इसमें भी लगेगा। 26 के वर्ग को 676 कहते हैं, 676 हो गया, और 10 का वर्ग 100 है, घटा दीजिए 100 तो 576 आएगा, 576 का वर्गमूल 24 हो जाएगा। तो जो ऊंचाई बनकर आ रही है, ऊंचाई कितनी है, 24 है। आयतन निकालना है 1/3, आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना होगा 16 गुणे 12, और क्षेत्रफल के लिए ऊंचाई हमको कैलकुलेट करना, जो भी हमने 24 बताया है। साल का डाली देखिए 3 से करिए, 3 चौके 12 होता है, 24, 3 चौके 12 या 3 अठे 24 कर सकते थे। 16 चौके 64 है, 64 गुणे आप 24 कर दो, 24 चौके 96 होता है कि 6 हासिल 9, 24 छक्के कितना हो जाए 144, 144 नो कितना होता है 144 नो 153, तो 1536 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आयतन। किसी भी पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार जो भी होगा, अगर आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार है त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इस सवाल को बहुत ध्यान से और इंपॉर्टेंट मान करके हल करिएगा। आशा करता हूं सभी सवाल आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को, देखिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सभी को एकदम बेस्ट विशेष देता हूं अपनी तरफ से। अच्छा करके आइए, बेहतर करके आइए, और कंफर्म करिएगा जब आप पेपर देकर आइएगा तो बताइएगा हमें जरूर कि आपको जो है सवाल सारे समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, या उन सवालों का उपयोग आपको देखने को मिला कि नहीं एग्जाम में। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। बाकी मुलाकात आपको मैं एनालिसिस में लेकर चलूंगा, जहां पर मुझे जो सवाल समझ में आएंगे आपके माध्यम से। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कल पेपर देंगे तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं किस स्तर के सवाल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मैं इन सबको मिलाकर के कुछ एनालिसिस आगे दूंगा, जिससे आगे आने वाले अभ्यर्थियों को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।